नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का समापन भव्य रूप से हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम में उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देते हुए भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने पर भी जोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर समस्या का समाधान राम के नाम में निहित है और भगवान राम सभी को जोड़ने का कार्य करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने रावण काल का भी उल्लेख करते हुए कहा कि नकारात्मक शक्तियां हमेशा समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन सकारात्मक विचार ही आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखना आवश्यक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे और धार्मिक वातावरण में समापन संपन्न हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, उनके कृपा पात्र उत्तराधिकारी शिष्य श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा कि आज की इस पूर्णाहुति के आयोजन में यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी में अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा के श्रवण का लाभ लखनऊ वासियों को प्रदान करने के लिए पूज्य महाराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर बड़ा बयान दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिना किसी अवकाश के देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिनों की निरंतर सेवा के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सांसद के अनुसार 10 जून तक ये रिकॉर्ड टूटने की संभावना है, जिसके बाद ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड बन जाएगी। उनके इस बयान के बाद अब राजनीतिक चर्चाओं में एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। और लगातार वो कभी हारे नहीं कि आज 9 जून है और अगर आज तक 2014 के बाद से रिकॉर्ड देखें प्रधानमंत्री का, निरंतर काम करने का एक दिन भी अवकाश नहीं, लगातार प्रधानमंत्री पद पर, तो 4398 यानी 4398 दिन तक वो लगातार शासन करके उन्होंने नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी करी है। कल 10 जून होगा, कल वो रिकॉर्ड भी टूटकर मोदी जी के नाम हो जाएगा। मोदी जी ने हमेशा जो कीर्तिमान बनाए हैं अपनी कर्मठता, अपनी योग्यता और अपनी निरंतरता के कारण बनाए हैं। और प्रधानमंत्री जब से मुख्यमंत्री रहे, जब तक मुख्यमंत्री थे, तब भी एक दिन का अवकाश नहीं लिया था और लगातार वो कभी हारे नहीं, लगातार जीतते भी रहे और सीखते भी रहे। और इसीलिए आज वो प्रधानमंत्री के पद पर निर्विवाद रूप से
वो आज जनता के द्वारा लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर आज से शुरू हो रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश हित में शुरू की गई सभी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं और इसका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। और इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ झूठ फैलाते हैं और उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। कुल मिलाकर मंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज बीजेपी की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी हैं। सर, आज से जन कल्याण शुभारंभ होने जा रहा है, क्या कहें? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने 2014 के बाद लगातार देश को विकास के पथ पर हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ाया है और एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। 5 जून से लगातार 5 से 21 जून तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लोग जनसंपर्क करने के लिए और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करने का अभियान हमारा है। लगातार कार्यक्रम है 5 जून से 21 जून, क्योंकि पहले हमने वृक्षारोपण के कार्यक्रम से शुरुआत की, एक पेड़ माँ के नाम। उसके बाद लगातार कार्यक्रम है और 21 जून को हमारा योग दिवस के जो दिन है उस तक ये कार्यक्रम चलेंगे। सर, कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तमाम सारे पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, लेकिन इनका कहना है कि 27 में बीजेपी को रोकना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ नहीं। देखिए, ये तो जो गठबंधन है ये लगातार पहले भी हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सीधे देवतुल्य जनता से है। हम लोग सीधे उनसे जुड़े हुए हैं। ये लोग जो गठबंधन की राजनीति करते हैं, पहले भी उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने इन्हें जवाब दिया है और 2027 में 2017 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया था कि राम मंदिर में चढ़ावा आता है वो चोरी हो गया है, तो उनका कहना है कि जो चंदा चोरी करते थे उन्होंने चढ़ावा चोरी कर लिया। देखिए, वही लोग हैं जिन्हें भगवान राम काल्पनिक दिखते थे और जब ये सरकार में थे ऐसा कोई अवसर इन्होंने नहीं छोड़ा जब इन्होंने सनातन धर्म को अपमानित ना किया हो। देखिए, कोई भी घटना यदि होती है उसकी जांच करी जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जिनका साफ तौर पे कहना है जैसे 17 में जीते थे उसमें 27 में जीत करके फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां एसएसपी श्लोक कुमार ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार बीएसएफ पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा रोहित कुमार और सिपाही महेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मी खनन माफियाओं को उच्च अधिकारियों की गतिविधियों और संभावित कार्रवाई की जानकारी पहुंचा रहे थे। इस संबंध में एक गोपनीय शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में यह भी पाया गया कि अवैध खनन के संरक्षण के साथ साथ दोनों कर्मी पुलिस अधिकारियों की आवाजाही और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी भी माफियाओं तक पहुंचा रहे थे। एसएसपी श्लोक कुमार ने इन गंभीर आरोपों को देखते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है और साफ किया कि पदीय दायित्वों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान देते हुए प्रदेश की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी को सैफई भेजने की बात करते हुए खुद 2027 विधानसभा चुनाव में जाने लायक नहीं रहेंगे।
शिवपाल यादव ने कहा कि जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि नेता केवल मन की बात कर रहे हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सपा और गठबंधन को कमजोर समझा था, उन्हें जनता ने जवाब दिया है। शिवपाल यादव ने दावा किया कि आने वाले समय में जनता सत्ता से दूर करने वालों को घर बैठा देगी। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, हर तरीके से, बेईमानी से, झूठ बोल करके, और उन्हें जैसे चुने हुए जनता के विधायक हैं, एमपी हैं, उनको इनकम टैक्स और कई हथकंडे अपना लोकतंत्र में इस तरीके का कभी नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन के सभी लोग मौजूद थे, और जहाँ जहाँ चुनाव अगर होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होना है, तो उस पर विचार विमर्श हुआ है। इंडिया गठबंधन रह करके लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 121 छात्रों के निष्कासन और फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें, धरने पर बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दे उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अड़ियल रवैया अपनाते हुए फीस में कई गुना वृद्धि कर रहा है, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त और आर्थिक बोझ बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक निष्कासन वापस नहीं लिया जाएगा और फीस वृद्धि समेत अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन लगातार 7वें दिन जारी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी विश्वविद्यालय कैंपस में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम छात्र यहां पर धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। 3 छात्र नेताओं को के निष्कासन को लेकर ये तमाम लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फीस वृद्धि का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर छात्र लगातार बीते 7 दिनों से यहाँ पर पैम्पलेट्स हाथों में लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं आखिर क्या इनकी मांगे हैं। ये बताइए, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन? देखिए, मांग ये है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की गई, जो हमारा और हमारे साथियों का निष्कासन किया गया है, आज 8 दिन से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक अच्छे कामों के लिए गए थे। फीस वृद्धि, ये क्या कहते हैं, हम अपने खेत में की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम उन गरीब किसान मजदूर तबके के आने वाले छात्रों की बात कर रहे थे। इस लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने, इस लखनऊ विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपति ने हम लोगों का निष्कासन करने का काम किया। कितने दिन हो गए आपको? मुझे 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया है और 8 दिन मुझे धरने पर बैठे हो गए हैं। फीस वृद्धि की मांग को लेकर आप लोग पहुंचे थे और आप लोगों को निष्कासित जी, देखिए 42% से अधिक फीस वृद्धि हुई है। और जब हम लोग वीसी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ प्रॉक्टर और प्रोक्टोरियल बोर्ड मिलती है और वो कहती है हाँ आप वेट करिए, हम मिलवाएंगे। लेकिन जब वीसी साहब बाहर निकलते हैं 1.5 घंटे बाद, तो वो कार में बैठ के, अपनी गाड़ी में बैठ के भागने लगते हैं। तो कई छात्र तो उनकी गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, क्योंकि इस टाइम एग्जाम होने वाले थे और फीस जमा करना बहुत ज़रूरी था, वरना एग्जाम नहीं देने को मिलता। तो उसके विरोध में कुलपति जी ने पहले एफआईआर कराई 8 छात्रों पर, फिर उसके बाद 2 छात्रों का निलंबन, 5000 का अर्थदंड और 3 छात्रों को निष्कासित कर दिया है, प्रेम प्रकाश, हर्षित शुक्ला और प्रिंस प्रकाश को। और ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है, क्योंकि जो छात्र नेता छात्र फीस वृद्धि की वापसी की मांग कर रहे थे, उन पर इस तरह तानाशाही रवैया दिखाते हुए निष्कासन करना बहुत निंदनीय है। आपने सुना, ये तमाम वो छात्र थे जिनको निष्कासित किया गया है और दरअसल ये लोग फीस वृद्धि के विरोध में वीसी कार्यालय गए थे। इनका ये आरोप है कि इस मामले को लेकर इनको निष्कासित किया गया, जिसको लेकर तमाम छात्र जो है वो फीस वृद्धि को लेकर और छात्रों के निष्कासन को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 7 से 8 दिनों से ये धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कौशांबी में हुए सनसनीखेज लाइनमैन हत्याकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के माता पिता और भाई ने मिलकर लाइनमैन की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के विवाद हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई और बाद में धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या के बाद शव और बाइक को रविवार रात जंगल में फेंक दिया गया ताकि घटना को छिपाया जा सके। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अंगद और उसकी पत्नी राजकुमारी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं मामले में फरार प्रेमिका के भाई की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। गौरतलब है कि चरवा थाना क्षेत्र के बाराडोला जंगल में लाइनमैन का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए मामले का खुलासा किया। आज दिनांक 8 जून 2026 को थाना चरवा क्षेत्र अंतर्गत हुए राजू उर्फ राजकुमार हत्या में मृतक की मां की द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अंगद तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा भी मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। इसमें पुलिस को प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया कि मृतक जो है ये अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अंगद के घर आया था। अंगद की नाबालिग पुत्री जो है, इससे इसका अवैध प्रेम संबंध था। इसमें जो अंगद तथा इसकी पत्नी और इसके बेटे द्वारा इसको वहां मौके पर पाए जाने के बाद वाद विवाद हुआ तथा उसके बाद धारदार हथियार से पहले इसके साथ मारपीट की गई तथा इसके बाद में धारदार हथियार से इसकी गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस द्वारा इसमें जो नामजद आरोपी अंगद है तथा इसकी पत्नी राजकुमारी है, उनको पुलिस हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई है, जिसमें इनके द्वारा अपने जुर्म को कबूल किया गया है। पुलिस द्वारा जो फरार आरोपी है इसकी भी काफी तेजी से गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा पुलिस द्वारा इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करने के उपरांत नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की नगर पंचायत बढ़नी में जनता की बुनियादी समस्या और भ्रष्टाचार के खिलाफ अब पूर्व नगर अध्यक्ष निसार बागी ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, डिजिटल इंडिया में व्यापारियों की बर्बादी हो और नवजात के जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर टेबल के नीचे का खेल हो या फिर करोड़ों की लागत से बनने वाला शुद्ध पेयजल परियोजना, बढ़नी नगर पंचायत में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इन तमाम सुलगते सवालों को लेकर पूर्व नगर अध्यक्ष ने सीधे जिले के कप्तान यानी जिला अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर बड़े एक्शन की मांग की है। बढ़नी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के ये गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला नगर पंचायत बढ़नी बाजार का है। पीने के पानी की जो समस्या है उसी के बारे में मैं यहाँ आया था। मैं पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत बढ़नी निसार बागी आज जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया हूँ। उस ज्ञापन में 7 वर्ष पूर्व नगर पंचायत बढ़नी बाजार में पीने के पानी हेतु 8 करोड़ 60 लाख का आवंटन हुआ था, परंतु वह कार्ड आज तक पूरा नहीं हो सका। दूसरे व्यापारियों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि डिजिटल लेन देन में जब वो व्यापारी कोई भी सामान बेचता है तो उसको लोग पेमेंट कर देते हैं। अब उस पेमेंट में कहीं से फ्रॉड का पैसा उनको पता चलता है, उस पता चलते ही उनका जो है खाते रोक दिया जाता है, जिससे वो समय से व्यापारियों को पैसा नहीं दे पाते, उनको ब्याज भी देना पड़ता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र ना मिलने की वजह से बहुत सारे छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाया है। 6-6 महीने 7-7 महीने लोग दौड़ाते हैं, सूरतगढ़ नवगढ़ दौड़ता रह जाता है जनता, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।